हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है बेसिकली 12th क्लास है, तो क्षमा चाहूंगा नाइन्थ क्लास है और इसी 9th क्लास के अंतर्गत हम लोग ज्योग्राफी देख रहे हैं आपका। ठीक है, और थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मानसून के विषय का हमारा जो आपका चैप्टर है वो आपका चल रहा है और हम मानसून को ही गौर करके देख रहे थे। और हमने बहुत सारी इसकी जो चीजें हैं उनको हम लोग इसमें देख चुके हैं। मानसून का आगमन कहाँ से कैसे होता है, ऋतु है। आज बेसिकली हम लोग शीत ऋतु की बात करेंगे। ठीक है, चलिए। तो सभी बच्चे ध्यान दीजिए, आप लोग अच्छे से। क्या कह रहे हैं कि उत्तर भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से प्रारंभ होती है। कि अगर हम उत्तरी भारत की बात करें, उत्तरी भारत मतलब ये यहां से जो भी ऊपर का हिस्सा है, कर्क रेखा से ऊपर वाला क्षेत्र को आप ऐसे मान सकते हैं, हम उत्तरी भारत की बात करते हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि उत्तरी भारत में शीत ऋतु मिड नवंबर से प्रारंभ होकर फरवरी तक रहती है। यानी कि जो फैब है, फैब के महीने तक क्या रहेगा, आपको सर्दी महसूस होगी। बढ़िया, क्लियर है। कह रहे हैं कि भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर एवं जनवरी का महीने सबसे ठंडा होता है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि उत्तर भारत में या ठंड के मौसम में, उत्तरी गोलार्ध में या भारत में सबसे ठंडा महीना कौन सा है, तो आप कहेंगे दिसंबर और जनवरी सबसे ठंडा होता है। और आप इसको बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि ठंडा होने का कारण क्या है। क्यों? क्योंकि सूर्य इस समय आपका दक्षिणी गोलार्ध में आपका मकर रेखा पर होता है। सूर्य की किरणें आपकी तिरछी पड़ती हैं और तिरछी पड़ने की वजह से सूर्य प्रॉपर नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से ये सारे रीजन जो है होते हैं। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता है। पूर्व में पूर्वी तट पर चेन्नई का औसत टेम्परेचर 24 डिग्री सेंटीग्रेड और आपका 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, जबकि उत्तर भारतीय मैदान में यह 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। ठीक, दिन गर्म, रातें ठंडी और रात में उत्तरपात सामान्य है। हिमालय के ऊपर ढालों पर हिमपात होता है। कह रहे जो हिमालय के जो आपके ढाल हैं उन पर क्या होता है, हिमपात होता है, तुषार पड़ती है। क्योंकि आप जानते हैं पूरा मैकेनिज्म हम लोगों ने, मैंने पीछे चैप्टर में आपको करीबन सेकंड लेक्चर में पूरा क्लियर करा दिया था कि जब आपका ठंड होगी, बारिश होगी, टेम्परेचर कम रहेगा, तो वो वर्षा आपके हिमालय में आपका क्या होती है, हिमपात के रूप में होती है। ये मैंने आपको पूरे अच्छी तरह से आपको इसका जो आपका मैकेनिज्म है पूरा अच्छे से आपको बताकर एक एक करके बहुत अच्छे से आपको समझा दिया था। ठीक है, और कहा था कि इस ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावित होती हैं। यानी कि शीत ऋतु में कौन सी हवा चलती, कौन से ट्रेड विंड चलती हैं, उत्तर पूर्वी पवनें चलती हैं हमारे यहाँ शीत ऋतु में, जो आपका ये है। और ये स्थल समुद्र की ओर बहती हैं, इसलिए इस देश में अधिकतर भाग शुष्क मौसम होता है। कहाँ बहती हैं? अधिकतर इस देश में बहती हैं। और मौसम कैसा रहता है अधिकतर आपका? शुष्क रहता है। इन पवनों के कारण कुछ मात्रा में वर्षा अब आपके तमिलनाडु के तट पर होती है, क्योंकि वहां ये पवनें समुद्र से दूर स्थल की ओर बहती हैं। कैसे बहती हैं? ये समुद्र से दूर स्थल की तरफ बहती हैं। ठीक है, देश के उत्तरी भाग में एक कमजोर उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनता है, जिसमें हल्के क्षेत्र में इसे बाहर की ओर प्रभावित होती हैं। उच्च दाब से प्रभावित होकर ये पवन पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम में गंगा घाटी में बहती हैं। कैसे बहती हैं? आप ध्यान रखिए, पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम में ये गंगा घाटी में भी बहती हैं। ठीक, सामान्यतः इस मौसम में आगमन में आसमान साफ, तापमान तथा आर्द्रता कम, पवन शिथिल और परावर्तित होती है। आर्द्रता कम होती है, पवन शिथिल रहती हैं, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत बड़े अच्छे से होती हैं। ये इसी कंडीशन है। मौसम साफ रहेगा, टेम्परेचर और जो है आर्द्रता कम रहेगी, शिथिल रहेंगी। परिवर्तित, शिथिल का मतलब होता है जो स्पीड है, स्पीड में कमी को ही हम लोग आपका शिथिल बोलते हैं। क्लियर है?
शीत ऋतु में उत्तरी मैदान में पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम में चक्रवातीय विक्षोभ के लक्षण हैं। कह रहे जो शीत ऋतु है, इस शीत ऋतु में क्या होता है, जो उत्तरी मैदान में उसमें क्या होता है, वेस्टर्न और यानी कि उत्तर पश्चिम एवं उत्तर पश्चिमी जो आपके चक्रवात हैं, उत्तर से वेस्टर्न से, यानी कि ये देखिए इस दिशा से चक्रवात क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, यानी कि वेस्टर्नली आपका डिस्टर्बेंस है। और यह कम दाब वाली प्रणाली है जो क्या होती है, भूमध्य सागर एवं वेस्टर्न एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है। कहां बनती है, भूमध्य सागर, अफ्रीका, क्लियर है। और कहां यह इसको इफेक्ट करती है, ये भारत को वापस प्रभावित करती है तथा पश्चिमी पवनों के साथ ही भारत में प्रवेश करती है। और क्या होती है, इस कारण शीतकाल में मैदानी भाग में वर्षा होती है, कि जो हमारा शीतकाल है उस शीतकाल में क्या होती है, जो हमारे प्लेन एरिया है, मैदानी क्षेत्र है, उन भागों में क्या होती है, आपकी वर्षा होती है, पर्वतों में हिमपात के रूप में होती है। और उसी समय यह उस समय बहुत आवश्यक है कि यदि शीतकाल में वर्षा स्थानीय तौर पर महावट कहा जाता है, जब ये शीतकाल में आपकी वर्षा होती है, इसी वर्षा को क्या कहा जाता है, महावट कहा जाता है, कि कुल मात्रा कम है लेकिन ये रबी की फसलों के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि बारिश तो इतनी मात्रा में नहीं होती शीतकाल में जो आपकी वर्षा होती है, लेकिन जो इस समय आपका रबी की फसल जो होती है, उस रबी की फसल के लिए खरीफ और रबी की दो ही फसलें हैं। रबी की फसलें हैं यानी कि जो फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल या मई जून के आसपास काट ली जाती है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रबी की फसल बोलते हैं। और ये कहते हैं क्या है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। प्रायद्वीपीय भागों में शीतकाल ऋतु स्पष्ट रूप से नहीं होती, यानी कि अगर आप लोग प्रायद्वीपीय भारत में जाओगे वहां स्पेशल ठंडी जो है नहीं पड़ती। समुद्री पवन के प्रभाव के कारण शीतकाल में भी यहाँ तापमान के प्रारूप में ना के बराबर परिवर्तन होता है। कैसे होता है, ना के बराबर परिवर्तन होता है, ये ध्यान रखिए। अब कह रहे हैं कि ग्रीष्म ऋतु सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण भूमंडलीय ताप पट्टी के ऊपर खिसक जाती है एवं मार्च से मई तक भारत का ग्रीष्म ऋतु होती है। ताप पट्टी के स्तरण के प्रभाव का पता ही अक्षांश पर मार्च से लेकर मई के दौरान रिकॉर्ड किया जाता है। बेसिकली ग्रीष्म ऋतु कब होगी, इसका जो टेम्परेचर बेल्ट है अगर हम उसको देखें तो बेसिकली मार्च से लेकर मई के बीच का जो टेम्परेचर है हम उसको रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, क्लियर है। और दिए गए तापमान को देखकर लगाया जाता है, ठीक है। मार्च में दक्कन का पठार उच्च तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस, अप्रैल में मध्य प्रदेश एवं गुजरात का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस होता है। सोच के देखिए, मार्च में जो आपका डेक्कन प्लेट्यू है इसका एवरेज टेम्परेचर 38 और अप्रैल में मध्य प्रदेश और एवं गुजरात का 42 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, 42 डिग्री टेम्परेचर रहता है। तो मई देश का उत्तर पश्चिमी भाग में सामान्यतः 45 डिग्री टेम्परेचर होता है। प्रायद्वीप भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान कम रहता है। जो समुद्री कॉज इफेक्ट्स हैं, समुद्री कॉज और बाप के इफेक्ट्स के कारण जो टेम्परेचर है वो रिकॉर्ड तम आपका नीचे गिर जाता है, आपका कम होता है। कह रहे हैं देश के उत्तरी भाग में ग्रीष्म काल में तापमान में वृद्धि होती है तथा वायु दाब में कमी आती है। मई के अंत में उत्तर पश्चिम में थार के रेगिस्तान से लेकर पूर्व एवं दक्षिण पश्चिम में पटना तथा छोटे नागपुर के पठार में दाब का विलंब उत्पन्न होता है। तापमान परिसंचरण की गति चारों ओर आपका प्रभावित होती है। कह रहे हैं कि जो लू है ग्रीष्म काल का एक प्रभावी लक्षण है। कह रहे जो आपका लू का मौसम है वो क्या है, ग्रीष्म काल का एक आपका प्रभावी लक्षण, ये हमको देखना है। ये धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवनें जो दिन के समय उत्तर भारत और उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में चलती हैं और कह रहे हैं कि कभी कभी ये देर शाम तक जारी रहती हैं। इस हवा का सीधा प्रभाव घातक हो सकता है। कह रहे जो हवा है इसका प्रभाव सीधा घातक हो सकता है। उत्तर भारत में मई महीने के दौरान सामान्यतः धूल भरी आंधी आती है। कह रहे जो मई का महीना है इसमें सामान्यतः धूल भरी आंधी आती है। ये आंधियां अस्थायी रूप से आराम पहुंचाती हैं
क्योंकि ये तापमान को कम कर देती हैं तथा अपने साथ ठंडे समीर एवं हल्की वर्षा लगती है। ये मौसम में कभी कभी हवाओं के साथ तीव्र गर्जा वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्राय हिमपात भी हिमवृष्टि होती है। वैशाख के महीने के कारण पश्चिम बंगाल में इसे काल वैसाखी कहा जाता है। जब गर्मियों के दिनों में आप ध्यान दीजिए, जब आपका समीर समुद्री समीर आपकी चलती है तो ये हल्की हल्की वर्षा करती है, और ये वर्षा कैसी होती है, आपका मूसलाधार भाप के वर्षा के रूप में होती है। हिमवृष्टि भी होती है, और ये वैशाख के महीने में चलती है, इसलिए हम इसको काल वैसाखी कहते हैं। बड़ी धूल भरी आंधी आपकी चलती है। क्लियर है? इसलिए हमने क्या बोल दिया इसको, काल वैसाखी। ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में प्राय पूर्व मानसून होता है। इसको हम अभी आप देख रहे थे कि प्री मानसून कहाँ पहुंचता है, सबसे पहले केरल में पहुंचता है, और अल्पकाल में वर्षा होती है। तो गर्मियों में जो मानसून आ रहा है स्टार्टिंग में ही, वो क्या है आपका, बेसिकली वो आपका प्री मानसून है। क्या है? प्री मानसून है। और इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं और इसे आम्र वर्षा कहते हैं। अगर समय से पहले वर्षा हो जाती है तो आम क्या है, जल्दी पक जाता है। और अगर लेट वर्षा होगी तो आम को थोड़ा पकने का सीजन हफ्ता 10 दिन या 15 दिन तक ऊपर चला जाता है। ये हमको थोड़ा सा इस वर्षा में ध्यान रखना था। चलिए, तो ये हम लोगों ने ऋतु के विषय में पढ़ा। फिलहाल तो जितना पढ़ा, इसमें कोई डाउट, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन किसी बच्चे का? अब बात करेंगे ग्रीष्म ऋतु की। ग्रीष्म ऋतु का मौसम कैसा होता है आपको पता है कि जो भी होगा टेम्परेचर पे ही होगा। सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण ताप पट्टी उत्तर की तरफ खिसक जाती है। यानी कि कुल मिलाकर जो ITCZ है, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, उसका खिसकाव हो जाता है। अब देखिए, ये 0 है तो ITCZ कहां बन रहा था, यहां बन रहा था। अब सन कहां चला गया, यहां। तो ये खिसकाव कहां हो गया, थोड़ा सा ऊपर की दिशा में हो गया। तो यही है खिसकाव। क्या करें, ताप पट्टी का उत्तर की ओर खिसकाव। तो इसी को क्या कह दिया हमने, ITCZ का नॉर्थ में शिफ्टिंग कह दिया हमने इसको। ठीक है, ठीक है, ध्यान रहेगा इतना, ये बताया था। चलिए अब बात करते हैं वर्षा ऋतु एवं मानसून का आगमन। अब कहेंगे सर अभी तो हमने पढ़ा था, तो बेटे वो हमने मैकेनिज्म पढ़ा था आपका अरब सागर की खाड़ी, अरब सागर का, बंगाल की खाड़ी का, कि वर्षा कब कब होती है, उसका मैकेनिज्म था। तो बेसिकली अब हम वर्षा ऋतु में समझ रहे हैं। तो जून से प्रारंभ होकर उत्तरी मैदान में निम्न प्रेशर की अवस्था होती है और तीव्र होती जाती है। यानी कि जो प्लेन है, जून के महीने में टेम्परेचर अगर हाई रहेगा तो प्रेशर कैसा होगा मेरे प्यारे बच्चों, लो होगा। और यह दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित करता है। कह रहे दक्षिणी गोलार्ध की जो आपकी ट्रेड विंड है, उनको क्या करता है, आपका आकर्षित करता है। अब यही कंडीशन देख लीजिए, तो वो कहां चल रही हैं, इस दिशा में चल रही हैं। यहां आएंगी तो वो उनकी दिशा कैसी हो जाएगी, इस दिशा में घूम जाएंगी। कारण है कॉर्लियोलिस बल, मैंने आपको बताया है। इस तरह से वो जो आपके ट्रेड विंड है वो घूम जाती हैं। और कह रहे कि दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें दक्षिण समुद्रों की ओर उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से उत्पन्न होती हैं। और आप जानते हैं व्यापारिक पवनें कहां शुरू होती हैं, उपोष्ण उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ये क्षेत्र कितना होता है आपका, ये वाला रीजन होता है ये, यानी कि 30 के आसपास होता है। तो ये कैसा है, उपोष्ण है। ठीक है, क्योंकि ये पवनें गर्म महासागर के ऊपर होकर गुजरती हैं, इसलिए ये अपने साथ इस अवस्था में बहुत अधिक मात्रा में नमी लाती हैं। कैसे करती हैं, इसलिए इस क्षेत्र से होकर गुजरती हैं, क्या लाती है अपने साथ, बहुत अधिक मात्रा में नमी लाती हैं। ये पवनें तीव्र होती हैं तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत से वेग से ये आपका चलती हैं। कितना, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत वेग से चलती हैं। सुदूर उत्तर भारत छोड़कर ये मानसूनी पवनें देश के शेष भागों में लगभग 1 महीने में पहुंच जाती हैं। कैसे होती हैं, 1 महीने में आपका जो है ये पहुंच जाती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत का उत्तर के
अंततः वह यह एक मौसम की पूरी तरह से परावर्तित कर देता है। जब आपका दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत में पहुंचता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून मतलब ये देखिए, उत्तर पश्चिम, सॉरी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये कौन सा बता रहे हैं आपका? दक्षिण पश्चिम, तो वेस्टर्न और साउथ, ये तो जाएगा ऊपर की तरफ। और यहाँ कौन सा सागर है आपका? अरब सागर है। तो इसलिए मानसून कहां से जा रहा है? अरब सागर। तो आपको पता है एक खाड़ी यहां प्रवेश करेगी, एक यहां जाएगी, इधर से ये दोनों आपस में मिल जाएंगी। क्लियर है? तो ये बेसिकली आपको ध्यान रखना था। ठीक है। मौसम के प्रारंभ में पश्चिमी घाट में पवनमुखी भाग में वर्षा होती है, लगभग 250 सेंटीमीटर के आसपास। दक्कन का पठार एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में भी वर्षा होती है। और कह रहे हैं यद्यपि ये क्षेत्र छायावृष्टि क्षेत्र में आते हैं। इसमें आते हैं छायावृष्टि में। इस मौसम की अधिकतर वर्षा देश के उत्तर पूर्वी भाग में होती है। कहां होती है? जो हमारा उत्तर पूर्वी भाग है उसमें ये होती है। और कह रहे हैं खासी पहाड़ी के दक्षिण श्रृंखला में स्थित मानसीराम विश्व में सबसे अधिक वर्षा औसत प्राप्त करता है। कैसे करता है? सबसे अधिक जो है एवरेज जो रेनफॉल है वो आपका प्राप्त करता है। गंगा की घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। ये भी हमने उस लेक्चर में देखा था कि आप अगर पूर्व से पश्चिम की ओर जाओगे तो मात्रा कैसी घटती जाती है। और यही कारण है कि आप देखिए नॉर्थ ईस्ट से आप चलिए और जैसे ही आप नॉर्थ ईस्ट से चलते चलते कहां तक जाएंगे आप मेरे प्यारे बच्चों? आपका गुजरात पहुंच जाते हैं, आपका राजस्थान, वहां वर्षा नहीं करता। और होता क्या है? वहां आपका डेजर्ट बनने शुरू हो जाते हैं, रेगिस्तान बनते हैं। क्योंकि जब वर्षा नहीं होगी तो भूमि आपका उपजाऊ नहीं होगी। थोड़े दिन बाद जो मृदा है उसका अपर्दन अपक्षय होने लगेगा। ठीक, तो सारी चीजें किस पर टिकी हैं? ऑलमोस्ट आपका रेनफॉल बहुत बड़ा फैक्टर है। तो पश्चिम की ओर कम होती जाती है। ये आपको बिल्कुल सारा पढ़ा पढ़ा लगेगा। क्लियर है? क्योंकि हम इसको देख चुके हैं। कहां देख चुके हैं? अभी जब हम लोग आपका दक्षिण पश्चिमी मानसून पढ़ रहे थे, अरब सागर से उठने वाला, उसी का एक्सप्लेनेशन है दोबारा एक प्रकार से। बस ऋतु में अंतर है थोड़ा सा, ध्यान रखिए। और कह रहे राजस्थान एवं गुजरात के कुछ भागों में कम वर्षा होती है। कुछ भागों में कैसी होती है? कम वर्षा। जैसलमेर वगैरह, जो आपका थार का डेजर्ट वाला क्षेत्र है गुजरात का, क्लियर है? कुछ ऐसा क्षेत्र है जहां पर ये वर्षा आपकी नहीं होती है। कह रहे हैं कि मानसून से संबंधित एक आपका अन्य परिघटना है और वर्षा में विराम। कह रहे मानसून तो है ही, अब एक वर्षा में विराम भी लगता है। इस प्रकार आर्द्र एवं शुष्क दोनों तरह के अंतराल होते हैं। एक में कैसा होता है? ह्यूमिडिटी रहती है। एक में बिल्कुल ड्राई, कुछ नहीं, बिल्कुल सूखी हवा चलती है। कह रहे कि दूसरे शब्दों में मानसूनी वर्षा एक प्रकार में कुछ दिनों तक होती है। इनमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं। मानसून में आने वाले विराम मानसूनी गर्त की गति से संबंधित है। कह रहे बीच बीच में वर्षा होती है, रुक जाती, फिर होती है, उसी के क्या कहते हैं? हम विराम कहते हैं। विभिन्न कारणों से गर्त एवं इसका अक्ष उत्तर एवं दक्षिण की ओर खिसक जाता है। कहां खिसकता है? उत्तर एवं दक्षिण की ओर आपका खिसक जाता है, जिसके कारण वर्षा का स्थानिक वितरण सुनिश्चित होता है। कैसा होता है? वर्षा का जो स्थानिक वितरण है वो आपका सुनिश्चित होता है जब मानसून के गर्त में अक्ष मैदान के ऊपर होता है। कैसे होता है? मानसून का जो गर्त है वो अक्ष मैदान के ऊपर होता है। तब इन भागों में अच्छी वर्षा होती है। कैसी होती है? अच्छी वर्षा होती है। दूसरी ओर जब अक्ष हिमालय के समीप चला जाता है, कहां पहुंचता है? हिमालय के समीप चला जाता है, तब मैदानों में आपका लंबे समय तक शुष्क अवस्था होती है तथा हिमालय की नदियों के पर्वतीय जल श्रृंखला क्षेत्र में विस्तृत वर्षा होती है। इसी वर्षा के कारण मैदानी क्षेत्र में विनाशकारी बाढ़ें आती हैं। अब क्या होगा? जब लंबे समय तक शुष्क रहेगा, ड्राई रहेगा, हिमालय की जो पर्वतीय नदियों से जल गहन में विस्तृत वर्षा होती है, तो अब वहां पर आपकी ज्यादा बारिश होगी तो आपका नदियां भर जाएंगी और नदियां उफान करेंगी
और ये मैदानी क्षेत्र में आपका विनाश करते हुए बाढ़ आगे बढ़ती चली जाएगी और क्या होगा, जान एवं माल की क्षति होती है। यानी कि वर्षा जब अति हो जाए, जिसे बादल का विस्फोटन या बादल का फटना हम लोगों ने पढ़ा था, वो किस कारण होता है, जब आपका बहुत अधिक आपकी वर्षा होने लगती है। क्लियर है? तो उससे क्या होता है, बाढ़ जैसी स्थिति आपकी खड़ी हो जाती है, जान एवं माल को भारी क्षति होती है। उष्णकटिबंधीय निम्न दाब के तीव्र एवं आवर्ती भी मानसून की मात्रा एवं समय को निर्धारित करती है। यह निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनता है। कहां बनता है? बंगाल की जो खाड़ी है उसके ऊपर बनता है, तथा मुख्य स्थलीय भाग को पार कर जाता है। कह रहे जो मेन आपका स्थलीय भाग है वो उसको क्या कर जाता है आपका, ठीक है, ये पार कर जाता है। यह गर्त निम्न वायुदाब, यह निम्न दाब के मानसून गर्त के अक्ष के अनुसार होता है। मानसून इसके अनिश्चितता के लिए जाना जाता है। कैसा है मानसून? अनसर्टेन है, कोई इसका फिक्स टाइम पीरियड नहीं कि इस समय पर ऐसा ही होगा। क्लियर है? कह रहे शुष्क एवं आर्द्र स्थितियों के कारण तीव्र एवं आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी, बारंबारता, समय काल में विभिन्नता होती है, अलग अलग मिलेगा। इस कारण से यदि एक भाग में बाढ़ आती है तो दूसरा भाग सूखा पड़ जाता है। क्लियर है? और ऐसा अगर आपको स्पष्ट देखना है तो आप देखिए बिहार में, बिहार का जो आपका क्षेत्र है, अगर आप बिहार को देखोगे तो बेसिकली जो बिहार का पश्चिमी क्षेत्र है वो पूरा बाढ़ में डूब जाता है, ठीक है, और दक्षिण का क्षेत्र पूरा सूखा पड़ा रहता है। यानी कि जहां तक गंगा निकलती है वहां तो बाढ़ रहता है। क्लियर है? ठीक। और किस, चलिए एक बार क्वेश्चन निकला है ऐसे ही, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ये आपको देखना है कि बिहार का शोक किसको कहते हैं। ठीक। अब देखिए दूसरी ओर सूखा पड़ जाता है, इस आगमन एवं वापसी प्राय अव्यवस्थित होता है, इसलिए यह कभी कभी देश के किसानों की कृषि को भी अव्यवस्थित कर देती है। और क्या होती है, इसको ही ये अव्यवस्थित कर देती है। ठीक है। अब कह रहे हैं कि मानसून की वापसी, रिट्रीट मानसून बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है जो आपका केरल का कोरोमंडल तट है वहां पर लौटता हुआ मानसून क्या करता है, वर्षा करता है। चलिए इसको अभी पढ़ेंगे, पहले एक बार थोड़ा सा एक बार इस थ्योरी को देख लीजिए, जितना मैंने पढ़ाया है फिर मैं आपको आगे बढ़ूंगा। देख ले एक बार सभी बच्चे, कोई डाउट है पूछ लीजिए। चलिए मानसून की वापसी को पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ने से पहले कोई बच्चा खड़ा हो माइक लेकर पढ़े। ये जीआईसी कौन सा स्कूल ऊपर वाला? हाँ शाबाश, जीआईसी बाग वाला। पायल, आप ही खड़े हो गए गुड बेटा? पायल मॉर्निंग। कोई और बच्चा खड़ा हो? गुड मॉर्निंग। तो कोई अच्छा पायल ही खड़ी है, चलो ठीक, कोई बात नहीं, आप ही पढ़ो। मानसून की वापसी, परिवर्तनीय मौसम। अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य के आभासी गति के कारण मानसून गर्त या निम्न दाब वाला गर्त उत्तरी मैदान के ऊपर शिथिल हो जाता है। धीरे धीरे उच्च दाब प्रणाली इसका स्थान ले लेती है। दक्षिण पश्चिम मानसून स्थिर हो जाते हैं तथा धीरे धीरे पीछे की ओर हटने लगते हैं। अक्टूबर के प्रारंभ में मानसून पवनें उत्तर के मैदान से हट जाती हैं। अक्टूबर एवं नवंबर का महीना गर्म वर्षा से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। मानसून की वापसी होने से आसमान साफ एवं तापमान में वृद्धि हो जाती है। दिन का तापमान उच्च होता है जबकि रातें ठंडी एवं सुहावनी होती है। स्थल अभी भी आर्द्र होता है। उच्च तापमान एवं आर्द्रता वाली अवस्था के कारण दिन का मौसम असह्य हो जाता है। इसे सामान्यतः क्वार की उमस के नाम से जाना जाता है। अक्टूबर के उत्तरार्ध में विशेषकर उत्तरी भारत में तापमान तेजी से गिरने लगता है।
नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। ये स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित होता है, जो कि अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है। ये चक्रवात सामान्यतः भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं, जिनके कारण व्यापक एवं भारी वर्षा होती है। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः विनाशकारी होते हैं। गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदियां के सघन आबादी वाले डेल्टा प्रदेशों में अक्सर चक्रवात आते हैं, जिसके कारण बड़े पैमाने पर जान एवं माल की क्षति होती है। कभी कभी ये चक्रवात उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में भी पहुंच जाते हैं। कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवातों तथा अवदाबों से होती है। ठीक है, बैठ जाओ। शाबाश, बहुत अच्छे। पढ़ रहे हैं मानसून की वापसी। मानसून की वापसी मतलब वर्षा आपकी हो गई है, वर्षा का मौसम आपका चला गया है, उसके बाद आप कहते हैं भैया मानसून वापस जा रहा है, अब वर्षा कम होगी, अब वर्षा खत्म होगी, अब तो अगले वर्ष ही होगी। ऐसे आपने आम शब्दावलियां, आम वाक्य आपने अपने घर परिवार आसपास में सुने होंगे। क्लियर है? चलिए, आखिर में होता कैसा है और ये जो है हमारा मानसून की वापसी कौन से मौसम में होती है, और अगर हो रही है तो वहां कुछ वर्षा होती है कि नहीं होती है, फिर कौन सा मानसून इसको वर्षा करता है, यानी कि उत्तर पूर्व मानसून से वर्षा होती है या फिर आपका दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है वो आपका वर्षा करता है। ये हमको मेनली आपका देखना और पढ़ना और समझना है। देखिए क्या कह रहे हैं कि अक्टूबर और नवंबर के दौरान कौन सा मौसम बताया, अक्टूबर और आपका नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य का आभासी गति के कारण अब कैसा हो रहा है, कहां जा रहा है, दक्षिण की ओर जा रहा है, यानी कि जीरो से कहां बढ़ रहा है, कर्क रेखा की तरफ या मकर रेखा की तरफ, तो मकर रेखा की तरफ बढ़ रहा है। तो आभासी गति के कारण, गति कैसी है, आभासी है, दिख नहीं रही लेकिन हो रहा है। क्लियर है? मानसून गर्त या निम्न दाब वाला गर्त है, यानी कि अब अगर निम्न दाब है यानी कि टेम्परेचर बढ़ गया है, सिंपल है। अब उत्तरी मैदान में क्या हो गया है, आपका ऊपर शिथिल हो गया है ऊपर की तरफ, तो धीरे धीरे उच्च वायु दाब प्रणाली इसका स्थान ले लेगी, बिल्कुल लेगी, क्योंकि जब टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। देखिए अभी तो बेसिकली ये कंडीशन बता रहा है कि अब जो ये अब क्या है, सन जीरो से कहां जा रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, इस वाले पर आ रहा है यहां। अब यहां आएगा तो अब टेम्परेचर कैसा होगा, यहां तो आपका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा और यहां का टेम्परेचर जो है वो आपका घटने लगेगा। क्लियर है? घटेगा तो ये क्षेत्र आपका हो जाएगा हाई प्रेशर का और यहां आपका लो प्रेशर, यानी कि धीरे धीरे आपका हाई टू लो, लो टू हाई होता चला जाएगा। ठीक, ऊपर कैसा होगा, शिथिल, धीरे धीरे शिफ्ट होगा और धीरे धीरे उच्च दाब प्रणाली यानी कि हाई प्रेशर जो है आपका इसका स्थान ले लेगी और दक्षिण पश्चिम मानसून शिथिल हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून का मतलब है ये हुआ आपका दक्षिण क्षेत्र और ये हुआ पश्चिम क्षेत्र। यहां से जो ये मानसून आपका जा रहा था ये सूर्य की शिफ्टिंग के अनुसार ही था। अब जैसे ये नीचे की तरफ बढ़ जाएगा और नीचे चला जाएगा तो यहां अब आपका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं तो आपकी जलवाष्प नहीं होगी, जलवाष्प नहीं होगी तो ये आपका ऊपर लैंड की तरफ नहीं चलेगा और नहीं चलेगा तो मानसून धीरे धीरे आपका पीछे हट जाएगा, क्या कहते हैं, लौटता हुआ मानसून। क्लियर है? अब देखिए तो अब ये कहां बढ़ रहा है, कौन सा मानसून वर्षा कर रहा था, ध्यान दीजिए, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ये कौन सा सागर है यहां पर, तो अरब सागर वाला ही मानसून था ये, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ये तो क्लियर हो गया होगा ना, अब तो क्लियर है, 3-4 दिन से पढ़ रहे हैं इसको। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा कौन करता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। यकीन मानिए ये क्वेश्चन पीसीएस, राज्य की पुलिस सेवा, कितनी परीक्षा में पूछा जाता है। क्लियर है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस सागर से वर्षा करता है, तो अरब सागर से। या भारत के उत्तरी मैदानों में होने वाली वर्षा अधिकांशतः किससे होती है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। क्लियर है? आगे बढ़े। अब क्या है, धीरे धीरे पीछे हट जाता है
और अक्टूबर के प्रारंभ यानी कि जो फर्स्ट वीक होगा अक्टूबर का उस तक, और मानसून पवने उत्तर मैदान से हट जाती है, यानी कि जो पवने आपका ट्रेड विंड चल रही थी, और मैंने आपको बताया कौन सी चल रही थी, उत्तर पश्चिम से, और कौन सी थी अभी आपने पीछे पढ़ा चैप्टर में, जो आपका भूमध्य रेखा पर आपका हाई प्रेशर बन रहा था, और ऊपर कहां, मध्य एशिया में। अब हवा कहां आ रही थी, इस तरफ से, जो आपका हिमपात के रूप में, वो अब नहीं बनेंगी। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा है बहुत बच्चे के ऊपर से निकल जाएगा ये कॉन्सेप्ट। क्लियर है? यानी कि कहने का मतलब ये है, जो कंडीशन बन रही थी वो अब नहीं बनेगी भाई, तभी तो मानसून कम होगा, ठीक है ना। ठीक, अब वो कंडीशन नहीं हो रही, तो अक्टूबर तक ये चीजें समाप्त हो जाती हैं। यानी कि अब आपका नॉर्मल कहां कंडीशन होगी, मैदानों में, उत्तर मैदान, यानी कि बेसिकली उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, असम, ये जो पूरा क्षेत्र है, इसमें अब नॉर्मल चीजें हो गई। अब देखिए, अक्टूबर एवं नवंबर का महीना, तो उत्तरी भारत में आप जानते हैं अक्टूबर और नवंबर के महीने से सर्दी की शुरुआत होने लगती है। क्लियर है इतना? तो क्या होने लगती है, सर्दी की शुरुआत होने लगती है। गर्म वर्षा ऋतु से शीत वर्षा ऋतु में परिवर्तन का काल है, यानी कि गर्मी से हम कहां जा रहे थे, वर्षा से हम शीत ऋतु में एंटर कर रहे हैं। ऐसे ही होता है ना, अब हम शीत से कहां जा रहे हैं, गर्मी की ओर जा रहे हैं, गर्मी से फिर कहां जाएंगे, वर्षा ऋतु की बात, और वर्षा ऋतु से कहां जाएंगे, शीत ऋतु। तो वही तो कह रहा है कि वर्षा ऋतु से शीत ऋतु काल में हम लोग परिवर्तन कर रहे हैं। मानसून की वापसी होने से आसमान क्या होता है आपका, साफ एवं टेम्परेचर में वृद्धि होती है। जब मानसून रिट्रीट हो गया वापस, तो आपको कुछ कंडीशन मिलेंगी, आसमान साफ मिलेगा, टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, दिन का टेम्परेचर कैसा रहेगा, उच्च रहेगा यानी कि हाई रहेगा, और जबकि रातें कैसी होंगी, ठंडी और सुहानी होंगी। ये आपने महसूस बहुत अच्छे से किया होगा अक्टूबर के महीने में, कि दिन में तो गर्म रहेगा और रात को ठंड लग जाएगी, ठंडा हो जाएगा। ऐसा होता है ना, आप दिन में फैन ऑन करते हो अक्टूबर के महीने में, कि आप लोग अपनी क्लास में बैठो, भैया क्या पंखा ऑन कर दो, गर्मी लग रही है, और जैसे ही आप लोग शाम को घर जाएंगे, चादर लेंगे, अपना कम्बल लेंगे, कि नहीं भाई ठंड लग रही है। तो ये महीना कौन सा है, ये उसी महीने की बात कर रहा है, क्योंकि हम बरसात से आपका शीत ऋतु की तरफ आपका प्रवेश कर रहे हैं। और कह रहे हैं कि स्थल अभी भी आर्द्र है, आर्द्र मतलब ह्यूमिडिटी है, उसमें आपका जलवाष्प की मात्रा है। क्लियर है? और कह रहे हैं कि उच्च तापमान, हाई टेम्परेचर और एवं हाई आर्द्रता वाली अवस्था के कारण मौसम असाध्य होता है, सामान्यतः कवर उष्ण के नाम से जाना जाता है। ठीक, अक्टूबर के उत्तरार्ध में विशेषकर उत्तरी भाग में तापमान तेजी से गिरने लगता है। उत्तरी भाग में क्या होगा, तेजी से गिरेगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि सूर्य कहां है इस समय, मकर रेखा पर, दक्षिणी गोलार्ध में, और उत्तरी गोलार्ध में क्या हो रहा है, सूर्य की किरणें आपकी तिरछी पड़ रही हैं, तिरछी पड़ रही है यानी कि टेम्परेचर कम हो जाएगा, और टेम्परेचर कम होता है यानी कि वह प्रेशर बढ़ेगा। अब देखिए होता क्या है, अक्टूबर के प्रारंभ में, नवंबर के प्रारंभ में क्षमा चाहूंगा, तो उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर निम्न दाब बनने वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी में स्थानांतरित हो जाती है। यानी कि जो आपका हाई टेम्परेचर के कारण जो कंडीशन आपकी लो प्रेशर कहां बन रहा था, उत्तरी मैदान में, अब वो कहां बनने लगेगा, बे ऑफ बंगाल में। यानी कि जो यहां क्या बन रहा था, लो प्रेशर, अब यहां आपका शीतकाल आ गया है, तो शीतकाल के कारण ये कंडीशन कहां पहुंच गई, आपका यहां पहुंच गई, लो प्रेशर बन गया। लो प्रेशर बन गया यानी कि अब यहां क्षेत्र आपका गर्म है, अब इसलिए है लो बन रहा है, बंगाल की जो खाड़ी वाला रीजन है। ठीक है, यहां क्या बन गया आपका, लो प्रेशर बन गया है। ठीक, और यह स्थानांतरण चक्रवाती निम्न वायुदाब से संबंधित है। और अब क्या होगा, ये जो आपके साइक्लोन आते हैं लो प्रेशर वाले, उससे संबंधित है, जो अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है। अब आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह को थोड़ा सा देख लीजिए, पहले पढ़ा दो फिर बताता हूं, के ऊपर होता है, जिसके कारण व्यापक एवं भारी वर्षा होती है, और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात प्राय आपके क्या होते हैं, विनाशकारी होते हैं। अब थोड़ा सा आपको मैप दिखाना पड़ेगा, नहीं तो सारी बातें हवा में ही हो जाएंगी ये। अब ये देखिए, ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और ये देखिए ये कहां आ रहा है, 8 डिग्री 4 मिनट के आसपास है ये, और इसके नीचे क्या मिलेगा आपको, 0 डिग्री, जहां हमेशा गर्मी रहती है। और ये जो आपका अंडमान सागर है, अंडमान सागर
बेसिकली है किसमें, बे ऑफ बंगाल के पास है। ये पूरा क्षेत्र कौन सा है, बंगाल की खाड़ी वाला रीजन है। अब यहां बन गया लो प्रेशर, क्लियर है, क्यों, क्योंकि यह टेम्परेचर ज्यादा है। अब ये हो रहा है हाई प्रेशर, क्लियर हो रहा है। और हवा कहां चलती है, हाई टू लो चल रही है। अब यहां से मानसून उठेगा तो कहां आएगा, ज्यादातर कोस्टल एरिया की तरफ आएगा। कहां जाएगा, कोस्टल एरिया की तरफ, जो आपके तटीय क्षेत्र है उनको ही प्रभावित करेगा। क्लियर है। अब देखिए और क्या होता है कि चक्रवात उत्तर पूर्वी तटों को पार करके हुए जिसके व्यापक भारी और वर्षा करता है, और यानी कि इसको पार कर लेगा और पार करके ये अंदर की तरफ आपका बढ़ना शुरू कर देगा। और आप देखते हैं अक्टूबर नवंबर में आप कहते हैं बड़ी यार वहां क्या हो रहा है, बरसात का मौसम भी नहीं है और फिर भी वहां तो बाढ़ आ रखी है। तो वो किस कारण आती है, इसी कारण से आ जाती है। अभी और मैकेनिज्म हमको पढ़ना है, इसको समझना है। तो अब नेक्स्ट वीक शायद आपकी क्लास है 9th क्लास में, तो मैं इसको पूरा कंटिन्यू करा दूंगा। और यकीन मानिए बहुत लंबा टॉपिक है, नहीं तो सीधा आइए और पढ़िए और कहानी तरह चले जाइए। क्लियर। तो ऐसा नहीं है, मेरा मतलब है कि मैं आपको थोड़ा ड्रॉ करके दिखा दूं, क्योंकि ज्योग्राफी को आप पढ़ रहे हैं बिना मैप के और बिना चीजों के, मैं नहीं मानता समझ आ सकती है। क्लियर है। चलिए फिलहाल आज हम लोग इतना ही करेंगे, अगली कक्षाएं हैं। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। और पायल बेटा आप सभी बच्चे अच्छे से पढ़ते रहिए। चलिए धन्यवाद।